हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑल टू इकोनिफाई इंडिया। जो आज का जैसे आपको पता हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो बेनिफिशियल रहेगा मोस्टली यूपीएससी और जेकेएसएसबी फा एस्पिरेंट्स के लिए भी। बेसिक सीरीज जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर हमें फा में इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो बेसिक सीरीज है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, और जो एडवांस में जब हम जाएंगे वो आपके इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना यूपीएससी के लिए होगा। तो अभी के लिए आप मान के चलिए, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर इकोनॉमिक्स है तो ये सबके लिए है। ये जो लेक्चर सीरीज है इट्स यूनिवर्सल, इट्स फॉर एवरीवन जो बेसिक, जिन्होंने बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम कुछ की टर्म्स को बहुत ही एक बारीकी से, मान लीजिए इसको हम डीकोड करेंगे, की टर्म्स को उनके अंदर का कंटेंट देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है आज हमें। ठीक है, जैसे ये 6 की टर्म्स मैंने आज आपके सामने, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, और आज हम सिर्फ 3 टर्म्स को ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस बहुत क्लियर है। जो पढ़ाना है बारीकी से डिटेल में पढ़ाना है, और मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि खत्म करना है। सो ग्रेजुअली एंड स्लोली एंड स्टेडली वी विल वॉक द लेडर, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसे हम कहते हैं नीड्स। अब नीड्स की जब हम सिंपली बात करते हैं, ठीक है, तो नीड्स क्या है? अगर आप देखो, जरूरत क्या है? जरूरत। जरूरत किसकी? फॉर द सर्वाइवल। अगर एक इंडिविजुअल को सरवाइव करना है, क्या करना है? सरवाइव, और उसे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज नॉर्मली फंक्शन, उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में नॉर्मली फंक्शन करना है, तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट सिंपली क्या है? सिंपली इन द सेंस कि देखिए, आपको काम पे जाना है। काम पे तभी जाओगे जब आप खाना खाओगे, यू विल हैव सम एनर्जी। एनर्जी होगी तभी आप काम पे जा पाओगे, और उस एनर्जी को पाने के लिए आपको क्या चाहिए? फूड। तो फूड आपकी क्या बन गई? एक नीड बन गई। क्या बन गई? नीड। आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपको जिंदा रहना है, आपको सांस लेनी है, तो एयर आपके लिए क्या बन गई? एक नीड। देखो, जो नीड्स होती है ना, जैसे वाटर को देख लो, ये भी आपकी एक नीड है। नीड्स पे हम कोई भी, एक तरह का आप ये मानो, इन पे हम कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नीड्स पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कभी भी। इसीलिए कहा जाता है कि नीड्स आर लिमिटेड, यूनिवर्सल एंड नॉन नेगोशिएबल। अब यहाँ पे की टर्म्स अगर आप देखो, लिमिटेड, नीड्स आर लिमिटेड। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल क्यों है नीड्स? अब आप देखिए, अगर इंसान को, मान लीजिए कोई अफ्रीका का लेबरर है और इंडिया का लेबरर है, काम पे जाने के लिए उनको फूड की तो रिक्वायरमेंट है ना। फूड इज द इंजन। ठीक है, तो बेशक खाना डिफरेंट होगा, स्टेपल फूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फूड की फॉर्म में तो उसको खाना ही पड़ेगा ना। तभी आपको वो एनर्जी मिलेगी, आप जाके काम करोगे। तो इसीलिए नीड्स को कहा जाता है दे आर लिमिटेड, यूनिवर्सल एंड नॉन नेगोशिएबल। एवरी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ इनकम, कल्चर और ज्योग्राफी शेयर द सेम बेसिक नीड्स। ठीक, एंड नीड्स आर व्हाट यू मस्ट हैव टू सर्वाइव। तो यहां बात सर्वाइवल की हो रही है, एंड फंक्शन नॉर्मली। तो जैसे ही इंसान की जरूरतें पूरी होती हैं, तो वो ख्वाहिशों की तरफ जाता है। वंस यू हैव फुलफिल्ड योर नीड्स, तो आप, जो ये हायरार्की है, इसकी लेडर 2 पे जाएंगे। तो जैसे ही आप लेडर 2 पे जाएंगे, तो आपके सामने आएंगी वांट्स। क्या आएंगी? वांट्स। अब वांट्स जो हैं, इसको सिंपली मैं कह दूं कि ये डिजायरेबल है। क्या है? डिजायरेबल, बट नॉन एसेंशियल। डिजायरेबल एंड नॉन एसेंशियल। तो आपने जब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया, स्टेप 2 पे गए, तो आप अब आगे किसमें? वांट्स में। तो वांट्स आर बेसिकली डिजायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि वांट्स आर डिजायर्स। ठीक है, अब वांट तब डिजायर होगी जब वो वांट क्या रहेगी? अनफुलफिल्ड, या अगर आपने उस वांट को सेटिस्फाई नहीं किया। जो आपने अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं किया, वो एक डिजायर ही रहेगी। एंड वांट्स आर डिजायर्स फॉर गुड एंड सर्विसेज बियॉन्ड बेसिक नीड। और ये कब अराइज होंगी?
जब आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, क्या हो रही हैं? नीड्स फुलफिल, आपकी नीड्स फुलफिल हुई, नवा यू विल मूव टू द वांट्स। और ये जो वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड, सब्जेक्टिव एंड एवर एक्सपेंडिंग। अनलिमिटेड का क्या मतलब है? इंसान जो है एक विशियस साइकिल ऑफ वांट्स में आए, ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड इन द सेंस कैसे है? अब आप देखो, पहले मान लीजिए जब आप स्टूडेंट थे, आप जब स्टूडेंट हो, आप कहीं पर भी कुछ भी खा लेते हो, ठीक है? बट आप चाहते हो कि मैं इस रेस्टोरेंट में जाके रसमलाई खा के आऊं, ठीक है? अब वहां पर भी गए, फिर आप कहते हो मैं ताज होटल दिल्ली जाऊं, फिर आप कहते हो मैं ताज होटल बॉम्बे जाऊं, फिर वैसे करते करते आप लेडर के ऊपर ही, इट इज एक्सपेंडिंग, इट इज एक्सपेंडिंग, इसका कोई अंत नहीं है। वांट्स जो है ना, दे आर ऑलवेज एक्सपेंडिंग, जब तक आपको नहीं पता ना कि रुकना कहाँ है। देखिए, अब मैं थोड़ा टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि फिर यही वांट्स इंसान को फंसा देती है विशियस साइकिल में। जब विशियस साइकिल में एक बार आप फंस गए, तो फिर वैसे ही, फिर आज ये ले लिया कल वो लेंगे। देखिए, इट्स नॉट कि मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि वांट्स आर बैड, बट अगर ये हमारे रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? ओवर एक्सप्लॉइट, अननेसेसरी रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रही हैं, तो ये वांट्स आर नॉट गुड इन दैट केस। क्योंकि वांट्स जो है, जब हम वांट्स की बात करते हैं कि रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन, किसका? रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन। वांट्स ही एक पॉइंट के बाद रिसोर्स के एक्सप्लॉइटेशन में जाती हैं, या ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आप देखो, लग्जूरियस बैग्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल स्किन से बने होते हैं, एनिमल स्किन से जो लग्जूरियस बैग बने होते हैं, जिनका 3 करोड़ 4 करोड़ उनका मार्केट प्राइस होता है। तो बेसिकली वो क्या है? एक तरह की वांट ही तो है किसी की। अब उसको फुलफिल करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग एल्स, राइट? एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, न्यूअर वांट्स इमर्ज, बस वही है। दिस कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ राइजिंग वांट्स अगेंस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए, हो क्या रहा है कि आपकी जो वांट्स हैं, आपकी जो वांट्स है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। अब जितनी ज्यादा वांट्स इंक्रीज होंगी, अब इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए ही हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज, एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और यहीं से क्या स्टार्ट होता है? रूट कॉज ऑफ स्कार्सिटी। तो अगर आप देखा जाओ, अनलिमिटेड वांट्स आर द रूट कॉज ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? सो सिंपली, व्हाट आर वांट्स? आर व्हाट यू विश टू हैव बियॉन्ड सर्वाइवल। बियॉन्ड सर्वाइवल के बाद जो आप विश कर रहे हो, जो आप चाहते हो, उसे हम क्या कहते हैं? वांट, ठीक है? तो इसीलिए एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, मैं ये नहीं कहता कि आप आईफोन ना लो, बट बी रीजनेबल, बी सेंसेबल, ठीक है? सोसाइटी के प्रति थोड़ा आपको एक बिलोंगिंगनेस भी रखना जरूरी है, ठीक है? तो वी हैव टू यूज रिसोर्सेज इन अ माइंडफुल वे। गुड। अब यहाँ अगर हम देखें नीड और वांट, अब देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये आपकी नीड है। दिस इज अ बेसिक लेवल। क्या है? बेसिक लेवल। स्मार्टफोन, अब इट इज अ वांट। अब आज से कई साल पहले ये एसेंशियल नहीं था, 20-25 साल पहले नहीं जरूरत थी स्मार्टफोन की। तो कुछ वांट्स जो हैं वो सिविलाइजेशन के, जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, तो दे इवॉल्व विद सिविलाइजेशन। अब आप सिंपली देख लो ना, एक टाइम पे फोन कैसा था? नोकिया का सिंपल एक फोन होता था, ठीक है, 1100। अब जैसे जैसे इसमें इनोवेशन होती गई, अब आज के फोन और तब के फोन में कंपैरिजन करके देख लो आप, ठीक है? तो आज के टाइम पे अगर हम देखें, यही स्मार्टफोन जो है आपकी नीड बन चुका है। क्या बन चुका है? नीड। और यही कुछ साल पहले आपकी नीड नहीं था, ये एक वांट था। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या आज की वांट कल की नीड बन सकती है? बिल्कुल। एक टाइम पे एक वांट, एक टाइम पे कभी नीड भी बन सकती है, जो आपके स्मार्टफोन के केसेस में, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखें पीडीएस, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सरकार मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है। बेसिकली वो क्या कर रही है? नीड को फुलफिल कर रही है। किसे? नीड को फुलफिल। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि लोग जो हैं वो सरवाइव करें, जिंदा रह पाए। फिर इसी के बाद अब जी एमजी नरेगा, एमजी नरेगा जो अब
जिसका नाम चेंज हो गया है, कमेंट में बताइए इसका नया नाम क्या है। एमजी नरेगा भी आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है। किसे कर रहा है? नीड को फुलफिल, ताकि एक बेसिक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को। फिर इसी के बाद लग्जरी कार। अब लग्जरी कार तो प्योरली एक वांट है। क्या है? वांट। क्यों? तो आपको दिखाना चाहते हो समाज को कि हाँ मेरे पास भी ऑडी Q6 है, Q7 है, तो अब ये दिखाना चाहते हो तो ये आपके लिए वांट बन गई। फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बच्चे ये आपकी क्या है? नीड। नीड अब एसेंशियल, इट इज एसेंशियल। ठीक है, सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड की टर्म पे आते हैं जिसका नाम है रिसोर्सेस। क्या है? रिसोर्सेस। जब हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेस की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो देखा जाए तो लैंड जो है वो एक तरह का आपके पास नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस। एक होते हैं मैन मेड, नॉन एक इसमें आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी आता है। ठीक है, फिलहाल हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिक्स में किसमें? आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। अब जैसे कि अब आप देखिए, सबसे पहला क्या है? रिसोर्स। रिसोर्सेज आर द इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। Resources are the inputs used to produce goods and services. In economics, these are simply called factors of production. अब देखो, अगर आप जब तक इनपुट नहीं करोगे, आप आउटपुट, मान लीजिए अगर आपको गाड़ी बनानी है, गाड़ी बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। रिसोर्सेज इन द सेंस, आपको स्टील की रिक्वायरमेंट है, आपको रबड़ की रिक्वायरमेंट है, आपको लेदर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और आप, ये रॉ मटेरियल है बेसिकली, ये क्या है? आपका रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल को असेंबल करोगे, इनपुट आपका लेबर भी जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी, और आउटपुट में आपके पास क्या आएगी? कार। लेकिन जब तक आप इनपुट, देखिए जब तक आपके पास इनपुट नहीं होगा, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है तो आउटपुट प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगा? इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक, तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सबसे क्रूशियल, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड। क्या कहते हैं? लैंड। अब लैंड बेसिकली क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड पे ही आप फैक्ट्री बनाओगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, और यहीं से आप रॉ मटेरियल भी एक्सट्रैक्ट करोगे। रॉ मटेरियल भी आपको कहां से मिलेगा? जमीन से ही मिलेगा। लैंड इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। देन अब इसी के बाद लैंड को अगर हम देखें, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, यू कैनॉट क्रिएट न्यू लैंड, यू कैनॉट क्रिएट न्यू लैंड। तो आपके पास जो अवेलेबल, अब जैसे इंडिया का एरिया है या हर कंट्री का अपना एरिया है, तो अगर आप देखो जो अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया है, जो अर्थ का एरिया है, वो तो लिमिटेड है, दैट इज लिमिटेड, राइट। इट इज लिमिटेड इन सप्लाई, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। और रेंट जो आपका इज अ रिवॉर्ड, फैक्टर रिवॉर्ड फॉर लैंड। जो आपकी लैंड है, इसका जो फैक्टर और रिवॉर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? रेंट। क्या कहते हैं? रेंट। सो लैंड इज सिंपली रेंट, right? So what is the factor reward for land? Rent, right? So this is first factor of production, that is called land. अब इसी लैंड पे, ठीक है, इसी लैंड पे अगर आपको कुछ काम करना है, काम इन द सेंस, अब आपने जमीन खरीद ली, अब आपको फैक्ट्री बनानी है, आपने स्कूल बना दिया, आपने कोचिंग सेंटर बना दिया, आपने यूनिवर्सिटी बना दी, तो जमीन पे ही बनाओगे ना, हवा में तो नहीं बनाओगे। स्पेस, अब ये तो नहीं बताओगे कि हवा में हमने यूनिवर्सिटी ओपन की है, बच्चों को रॉकेट में बिठा के वहां भेजा करेंगे, तो शाम को वो रॉकेट से घर आएंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो सिंपल सी बात है, आपने अगर कुछ इनिशिएटिव लिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने स्टार्ट किया, वहां आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी? वर्कर्स की। ठीक है, तो अगर आपने कॉलेज या कोचिंग स्टार्ट किया, वहां आपको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी? टीचर्स की। सो सिंपली दैट इज कॉल्ड लेबर, उसे हमने क्या कह दिया? लेबर। सो लेबर मींस द ह्यूमन एफर्ट यूज्ड इन द प्रोडक्शन।
इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल। फिजिकल मींस आप घर बना रहे हो, आपने मजदूर लेके आए, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह सामान रखा, दैट इज फिजिकल वर्क। अब मेंटल लेबर, नाउ राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज बेसिकली मेंटल लेबर। मेरी एनर्जी, मेरा कॉग्निटिव माइंड इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि क्या टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बेसिकली इट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर लेबरर्स। वो अलग बात है, हमने इसको आगे थोड़ा प्रोफेशन का नाम दे दिया है, बट कर तो सब काम ही रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए आपके पास लैंड भी है, ठीक है, जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स, वो लैंड को आप किस तरह यूटिलाइज करोगे? सो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, राइट। और जब लैंड का मैंने आपको बताया, तो लैंड का जो फैक्टर रिवॉर्ड था वो था बच्चों रेंट, क्या था, रेंट। तो लेबर का भी तो कुछ फैक्टर रिवॉर्ड होगा ना। लेबर का जो फैक्टर रिवॉर्ड है उसे हम कहते हैं वेजेस, क्या कहते हैं, वेजेस, ठीक है। सो इट इज इट्स रिवॉर्ड इज वेज और सैलरी, एंड इट इज पेरिशेबल। अब आप बोलोगे सर ये तो ये सब्जी थोड़े है, आलू प्याज, कि ये पेरिशेबल कैसे? पेरिशेबल इन द सेंस कि अगर आपने काम नहीं किया तो उसे हम कहते हैं मैन डेज, क्या कहते हैं, मैन डेज, जिसे हम कहते हैं एक्टिव मैन डेज, ठीक है। तो हम कहते हैं कि डे इज लॉस्ट। जैसे मजदूर को अगर आज काम ना मिले, वो बोलेगा आज का दिन बेकार हो गया, मजदूरी नहीं मिली, तो उसके लिए वो दिन क्या है, द डे इज लॉस्ट। सो दैट इज व्हाई लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल इट्स नॉट लाइक इट्स सम फ्रूट वेजिटेबल। पेरिशेबल का यहाँ मतलब है कि जब जिस दिन आपने काम नहीं किया, तो अब आप देखो ना, इससे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जिसे हम कहते हैं मैन डेज, क्या कहते हैं, मैन डेज। अगर लोगों को काम नहीं मिल रहा तो इससे देश का भी बहुत नुकसान होता है। सो दैट इज लेबर फॉर यू। नाउ व्हाट इज सिंपली लेबर? लेबर एक ह्यूमन एफर्ट है जिसे हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। लेबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेंटल लेबर, राइट। और लेबर को जो रिवॉर्ड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वेजेस। सो दैट इज द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल, क्या कहते हैं, कैपिटल। अब यहां पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे, कि यहां पे डेफिनेशन कह रही है कि कैपिटल मींस ऑल मैन मेड मींस ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब है यहां पे बात हो रही है मशीनरी की, बिल्डिंग्स की, व्हीकल्स की, फैक्ट्रीज की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जनरली अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। लेकिन कैपिटल जब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसे स्टडी करते हैं कैपिटल को, यहाँ पे कैपिटल का मीनिंग होता है सिंपली कि कैपिटल, इंसानों ने जो सारी मशीनरी बनाई है। अब मान लीजिए आपकी शॉप है, आइसक्रीम शॉप है, आप वहां पे आइसक्रीम बेच रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो, मिल्क, मिल्क पाउडर, ठीक है, थोड़े कोई ड्राई फ्रूट भी यूज कर रहे हो। तो वो जो मशीनरी से जिससे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उस मशीनरी से जिससे आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहां पे हम सिंपली क्या कह देते हैं, कैपिटल, क्या कहते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल सिंपली मींस ऑल मैन मेड मींस ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सो इट सिंपली इंक्लूड्स मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, ठीक है। इट इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड जो है, लैंड बेसिकली क्या करता है, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर करता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक अपॉर्चुनिटी देता है, लेबर उस पे काम करता है, ठीक है। अब लेबर जब काम कर रहा है तो कैपिटल का यूज कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, कैपिटल का, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट। सो कैपिटल का जो रिवॉर्ड रहता है दैट इज सिंपली इंटरेस्ट और रिटर्न। कैपिटल का जो रिवॉर्ड क्या रहता है, द रिवॉर्ड फॉर कैपिटल इज सिंपली इंटरेस्ट और रिटर्न, ठीक है। अब यहां पे प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, अकाउंटिंग में कैपिटल अलग है, इकोनॉमिक्स में कैपिटल इज टोटली डिफरेंट, राइट। इट सिंपली includes all man-made means of production. Okay. So that is capital. And the last one is land, labor, capital. The last one is entrepreneurship.
या आजकल जिसे एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है, ठीक है। अब रिसोर्सेज का होना, लैंड का होना, लेबर का होना, कैपिटल का होना, ठीक है। अब उन्हें एक जगह मोबिलाइज करना, ठीक है, और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, क्या लेना, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। आपके पास जो रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उन्हें एक तरह से ऑर्गेनाइज करना और उनका यूटिलाइजेशन करना, क्या करना, यूटिलाइजेशन करना, और रिस्क भी लेना, ठीक है। ये किसका काम है, एक एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर के पास सिंपली वो सब रिसोर्सेज हैं, वो फैसला लेता है, ठीक है, रिस्क भी लेता है और बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक। देन, और जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक, ओनर जिसे आप सिंपली कह सकते हो, एक इंसान ही है। वो क्यों ये काम कर रहा है, ताकि वो क्या बना पाए, प्रॉफिट, क्या बना पाए, प्रॉफिट। सो द एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड, जो अब एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, इसके लिए जो रिवॉर्ड है, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट। तो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसे हमने कह दिया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड को क्या चाहिए, रेंट, लेबर को चाहिए वेजेस, कैपिटल को चाहिए रिटर्न या इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो बिजनेसमैन की यहां बात हो रही है, ठीक है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो दे आर वेरी एसेंशियल। अब आप देखिए, लैंड is a natural resource, rent, labor, human effort, wages, capital, man-made tools and machines, interest, then the entrepreneurship, organizing and taking risk ability, that is called profit. तो अगर आपसे कोई पूछे कि what are 4 factors of production, that is land, labor, capital, enterprise, and their reward, factor का reward, that is rent, wages, interest and profit, ठीक है। So these are the 4 factors of production. तो अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी गुड्स की बात आती है ना, गुड्स को सिंपली हम ये कह देते हैं कि विच आर टेंजेबल। टेंजेबल का मतलब है जिन्हें आप देख सकते हो, विच हैव सम फिजिकल अपीयरेंस, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, राइट। सो दैट इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। सर्विसेज इसका अपोजिट है, विच आर इनटेंजेबल, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, ठीक है। अब लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हमने गुड्स को कैटेगराइज किया हुआ है, क्या किया हुआ है, कैटेगराइज। कैटेगराइज किस बेसिस पे किया है, कुछ हमने हेड्स बनाए हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है गुड्स का, वो है बेस्ड ऑन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी। अब एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी का मतलब क्या है, राइवलरी का मतलब यहां दुश्मनी नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। राइवलरी का मतलब है यहां पे कंपटीशन। क्या मतलब है, कंपटीशन, ठीक है। इट इज सिंपली मींस कंपटीशन, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम प्राइवेट गुड्स की बात करते हैं, प्राइवेट गुड्स की अगर हम बात करें, अब यहां पे आप देखो, दे आर एक्सक्लूडेबल एंड दे आर राइवल। एक्सक्लूडेबल और राइवल का यहाँ पे क्या मतलब है, अब देखिए, मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, आपने बहुत बड़ी एक लाइन देखी, वहां पे मिल्क शॉप थी वो, ठीक है। तो आपकी मम्मी आपको सुबह से कह रही थी 7 बजे से जाके दूध लेके आओ, दूध लेके आओ, ठीक है। अब आप जब आप लेने गए, जब आप लेने गए वहां पे, तो आपने देखा एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लग गई है। तो जो वो लंबी लाइन लगी है, तो शायद आज आपको दूध ना मिल पाए। क्यों, क्योंकि उसके पास जो अवेलेबल देने के लिए, उसके पास सिर्फ 20 लोगों के पास स्टॉक है। ही कैन सप्लाई मिल्क टू ओनली 20 पर्सन, बट लाइन में 26 हैं। सो कुछ लोग तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, कुछ लोग क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड, कुछ लोग क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड। और अगर एक, मान लीजिए 20 लोग थे, लाइन में कितने थे, 25, ठीक है। तो 20 ने ले लिया और 20 को मिल गया और 5 लोगों को नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लूडेबिलिटी प्लस राइवलरी। अब राइवलरी का मतलब नहीं है कि यहाँ पे एक दूसरे को मारा पीटी शुरू कर देंगे ये, ठीक है। राइवलरी का मतलब है कि अगर एक ले गया तो आपको नहीं मिल पाएगा, आप एक्सक्लूड हो गए, क्या हो गए, एक्सक्लूड, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स सिंपली मींस दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। आप किसी को उन गुड्स को कंज्यूम करने से या यूज करने से मना नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते। और अगर एक इंसान उसे यूज कर रहा है, उसकी
अवेलेबिलिटी किसी दूसरे पर्सन के लिए कम नहीं हो जाएगी। कम होने का मतलब है कि मान लीजिए हवा की अगर हम बात करें, ठीक है, आप भी सांस ले रहे हो, आपके साथ में जो एक आदमी है वो भी सांस ले रहा है, आप उसको ये नहीं कह सकते ना कि आपने मेरे से ज्यादा सांस ले ली। ऐसा आप उसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी ये जो हवा ले रहा है ये ज्यादा साफ है, मेरी हवा गंदी है, सरकार ने मेरी हवा में पीएम 2.5 ज्यादा ऐड कर दी है। तो हवा को तो आप कस्टमाइज कर नहीं सकते, पहली बात, राइट। और सेकंड, सिंपली स्ट्रीट लाइट्स की अगर हम बात करें, आपकी लोकेलिटी में, आपकी गली में अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक है, आपके पास भी उसका बराबर का एक्सेस है और आपका जो पड़ोसी है उसके पास भी उसका सेम एक्सेस है। सो पब्लिक गुड्स का ये याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। थर्ड इज कॉमन रिसोर्स। अब गुड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, कॉमन रिसोर्स, तो जब हम कॉमन रिसोर्स की बात करते हैं, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल। दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कोई भी उसे यूज कर सकता है, एनीवन कैन यूज इट, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बट देयर इज अ राइवलरी। अब राइवलरी का क्या मतलब है कि कौन पहले यूज करेगा। अब यहाँ पे राइवलरी का मतलब है उससे पहले यूज कर कौन रहा है। मान लीजिए आप समंदर किनारे चले गए कहीं पे फिशिंग करने के लिए, और आपने बोला आज मैं फिशिंग कर रहा हूं तो आज मैं कम से कम 15-20 मछलियां पकड़ के ले जाऊंगा। अब आप गए, आपने देखा आपसे पहले ही वहां पे 4 लोग थे, और 4 लोग सुबह 5 बजे आए थे, और वो सारा जो था दिन का कोटा पूरा करके और चले गए, ठीक है। सो एनीवन कैन यूज देम, एनीवन कैन यूज देम, बट यूसेज रिड्यूसेस द सप्लाई फॉर अदर्स। अगर एक ने कर लिया तो दूसरे के लिए उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट कैटेगरी यहाँ पे क्या आते हैं, क्लब गुड्स। क्या आते हैं? क्लब गुड्स। दे आर एक्सक्लूडेबल बट नॉट नॉन राइवल। दे आर नॉन राइवल, ठीक है। सिंपली जो आजकल आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, हॉटस्टार, ये आपके क्या है, क्लब गुड्स। आपको यहाँ पे कोई, आप इसको यूज कर सकते हैं, बस आप वो नॉमिनल फी वगैरह पे कर दीजिए। प्राइवेट पार्क्स होती है, सिनेमास चले जाओ, दे आर क्लब गुड्स। सो यू हैव टू मेक अ पेमेंट एंड यू कैन यूज इट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्लब गुड्स। तो अब जब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी, दैट इज प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, कॉमन रिसोर्स एंड क्लब गुड्स। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन कंज्यूमर इनकम। बेस्ड ऑन कंज्यूमर इनकम, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड, ठीक है। नॉर्मल गुड सिंपली क्या हो गए, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड। इंफीरियर गुड क्या होते हैं कि डिमांड डिक्रीज हो गई क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होने का मतलब है कि पहले आप मान लीजिए साइकिल से जाते थे, अब आपने गाड़ी ले ली क्योंकि आपको जॉब लग गई, एफडब्ल्यू आपने क्लियर कर दिया या यूपीएससी आपने क्लियर कर दिया, तो अब आपके पास गाड़ी, आप साइकिल को आप पूछोगे भी नहीं, ठीक है। जब कंज्यूमर स्विच करता है बेटर ऑल्टरनेटिव्स पे, व्हेन दे कैन अफोर्ड, व्हेन दे कैन अफोर्ड देम, दैट्स कॉल्ड इंफीरियर। तो एक होता है बड़ा ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइप ऑफ गुड्स, जिसे हम कहते हैं गिवन गुड्स। क्या कहते हैं? गिवन गुड्स। इसके बारे में कहा जाता है कि जिसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस के साथ, मान लीजिए अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसे हम सिंपली क्या कह देते हैं, गिवन गुड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, बेस्ड ऑन यूसेज एंड पर्पस। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन यूसेज एंड पर्पस। अब यहां पे यूसेज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस, किस गुड को कौन यूज कर रहा है, जब हम उस गुड को उस कैटेगरी और बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन यूसेज एंड पर्पस। अब यहां पे हम देखें, सबसे पहले आपका आता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड क्या हो गया, विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब आप मान लीजिए दुकान, आप एक घर के लिए एसी लेने गए, अब आप एसी लेने गए, आपको गर्मी लग रही थी, आपने एसी लिया, ठीक है। अब फाइनली वो आपके घर में ही रहेगा,
फाइनली वो आपके घर में ही रहेगा, तो फाइनल कंज्यूमर के पास जब वो गुड आ जाए तो उसे हम सिंपली क्या कह देते हैं, कंज्यूमर गुड। अब कंज्यूमर गुड की भी कुछ कैटेगरीज है जिसे हम कहते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब है जो थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा यानी 20 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है, जिसकी शेल्फ लाइफ, जिसकी ऐसी कुछ शेल्फ लाइफ नहीं होती 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ठीक है, जो लॉन्गर पीरियड के लिए चलते हैं। अब आप हर दिन फ्रिज तो नहीं नया लोगे ना, फ्रिज ले लिया तो ये इन्वेस्टमेंट 10-15 साल तक आपका फ्रिज चलता जाएगा। और कमेंट में कई बच्चे बोलेंगे हमारे घर में 20 साल से चल रहा है, तो वो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक। फिर उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब है जो ज्यादा टाइम तक, अ, मतलब अब ये नहीं कहना कि ये कोई घटिया गुड है, घटिया का यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली दे आर पेरिशेबल गुड्स। क्या है? पेरिशेबल, जिनका लाइफ स्पैन या शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, विच आर कंज्यूम्ड क्विकली, ताकि वो वेस्ट ना हो। तो इसके बाद आपका आता है कैपिटल गुड। अब ये जो कैपिटल गुड्स हैं इन्हें यूज कौन करता है? बिजनेसेस। कौन यूज करता है? बिजनेसेस। यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर सर्विसेज। अब यहाँ पे सिंपली, अब जो गाड़ियां बन रही हैं, मशीनरी जो फैक्ट्री है, ठीक है, बिल्डिंग्स, टूल्स वगैरह, जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो और उसका आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। अब यहीं पे देखो ना, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसे हमने कह दिया ड्यूरेबल गुड, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए किसी मशीनरी का, किसी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ होगा, तो उसे हमने कह दिया क्या? कैपिटल गुड। तो यानी कि जो गुड्स को बनाने में, फाइनल कंज्यूमर को जो गुड मिलता है, उसे बनाने में जो हम मशीनरी का यूज करते हैं, उसे हम सिंपली कह देते हैं कैपिटल गुड्स, राइट। और एक गुड है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। अब ये इंटरमीडिएट गुड क्या है? आप देख लीजिए, सिंपल सी एग्जांपल से समझिए। आपकी अपनी शॉप है, जूस की दुकान है आपकी, ठीक है, आप शेक वगैरह बेचते हो, ठीक है। अब आप अपनी दुकान पे अगर बनाना शेक दे रहे हो, क्या दे रहे हो? बनाना शेक, ठीक है। अब बनाना शेक जब आप बना रहे हो, तो आप कुछ इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करोगे। इंटरमीडिएट गुड्स का यानी कि आप मिल्क का यूज करोगे, आप मिल्क का भी यूज करोगे। या अगर आपको, मान लीजिए आपकी, आपका कोई अपना रेस्टोरेंट है, आपका कोई होटल है, आप लोगों को पकी पकाई सब्जी खिला रहे हो, ठीक है, आप पालक पनीर बेच रहे हो या कुछ भी बेच रहे हो। अब जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जो भी आप रॉ मटेरियल क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड बेसिकली आपका क्या है? यूज्ड एज एन इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। देखिए, अब डिपेंड करता है कि यूज कौन कर रहा है। यही रॉ, यही बनाना अगर घर में यूज हो रहा है, आप उसको खा रहे हो, तो इसको हम कह देंगे फाइनल गुड या कंज्यूमर गुड। क्या कह देंगे? कंज्यूमर गुड। और इसी को अगर आप बनाना शेक बना रहे हो, तो वहां पे इसको हम कह देंगे इंटरमीडिएट गुड। क्या कह देंगे? इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि इसको हम बनाना शेक बनाने के लिए बनाना को एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके घर में जो गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, वो फाइनल भी हो सकते हैं। सिंपली डिपेंड करता है कि उनका यूजेज हो कहाँ रहा है। अब मान लीजिए आपके घर में वॉशिंग मशीन है, कल उसी वॉशिंग मशीन से आप अपना लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट कर दो, तो वो वॉशिंग मशीन तो आपकी क्या बन जाएगी? एक तरह की, एक तरह का, वहां पे वो उस वॉशिंग मशीन को आप कह दोगे कैपिटल गुड। क्या कहोगे? कैपिटल गुड। अब ये डिपेंड करता है यूजेज पे और पर्पस पे, ठीक है। सो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज एंड पर्पस। देन इसके बाद नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप टू अदर गुड्स। अब एक गुड दूसरे गुड से कैसे अफेक्ट होता है, एक गुड दूसरे गुड से कैसे अफेक्ट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूट। क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूट। गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। अगर आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं, क्या हैं? ऑल्टरनेट्स। आपके पास दो तरह के गुड्स हैं, ए और बी, दोनों की प्राइस बराबर है। मान लीजिए ए की प्राइस बढ़ जाए और बी की प्राइस नहीं बढ़ी, ठीक है, तो आप बी पे स्विच कर जाओगे, तो उसे हम क्या कह देते हैं? सब्स्टिट्यूट्स। अब जैसे जियो और एयरटेल, क्या वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है? बिल्कुल है। अब आप पेटीएम यूज करते हो, ठीक है, एक जीपे भी है, क्या वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है? बिल्कुल है।
कल को पेटीएम बोले कि अब हम ट्रांजैक्शन फीस लेंगे 1 रुपए या 50 पैसा, तो पेटीएम को सब अनइंस्टॉल करके कहाँ चले जाएंगे? जीपे पे। ठीक है, तो बेसिकली दे आर सब्स्टिट्यूट्स। क्या है? सब्स्टिट्यूट। अगर एक नहीं तो कोई और, सिंपल। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट्स की भी कैटेगरीज होती हैं। क्या होती हैं? कैटेगरीज। एक आपका होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट का मतलब है कि दोनों सेम पर्पस ही करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि A4 पेपर ले लो, या आप प्रिंटिंग के लिए जो आप यूज करते हो, ठीक है, आप किसी कंपनी का भी यूज कर लो। अब दोनों का मान लो, दोनों का सेम 200 GSM या जो भी पेपर का रहता है क्वालिटी, दोनों का GSM सेम है, दोनों का क्वालिटी सेम है। एक अगर आपको 20 रुपए महंगा मिल रहा है तो आप वो क्यों लोगे? सो वहां पे हम सिंपली क्या कह देते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्या कहते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और एक होता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट जैसे कि सेम पर्पस है, पर्पस उनका सेम है। जैसे मोबाइल फोन की अगर हम बात करें, आप एंड्रॉयड यूज करो या आईफोन यूज करो, आप सैमसंग फोन लो या आईफोन, बेसिक पर्पस अगर आप उनका देखोगे तो कॉलिंग का, वो तो दोनों ही दे रहे हैं ना। कॉलिंग का फंक्शन तो दोनों में है। अब उनका ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। अब जो आईफोन वाले हैं उनको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक लग रहा है, जो सैमसंग वाले हैं उनको वो ठीक लग रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट, बट इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माने कि जो जिन्हें हम एक साथ यूज करते हैं, गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। ठीक है, इसमें जनरली ये कहा जाता है कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड क्या होगी? कम। दूसरे की डिमांड क्या होगी? कम। ठीक, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स। ओके, एंड द लास्ट वन, लास्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड वेबलिन गुड। और एक होता है एफएमसीजी गुड्स। अब जब हम वेबलिन गुड्स की बात करें, ये एक ऐसे गुड्स हैं जिनकी डिमांड और प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस। अब ऐसे गुड्स को हमने क्या कह दिया? वेबलिन गुड्स। तो अगर कल आपसे एग्जाम में पूछ लें कि क्या वेबलिन गुड के केस में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो बिल्कुल सही है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। जनरली हम क्या कहते हैं? देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? डिक्रीज। बट वेबलिन गुड के केस में ऐसा नहीं है। जैसे डिजाइनर वॉचेस, हाई एंड स्पोर्ट कार्स, अब वो रोलेक्स ले लो, फ्लिप पैटेक, बहुत सारी आजकल तो यूट्यूब पे आप देख ही रहे होंगे। ज्यादा फोकस वॉचेस पे कितना होता है, किसी ने 15 करोड़ की, किसी की 4 करोड़ की घड़ी घड़ी है, और वक्त के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिजाइनर वॉचेस या एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई। बेसिकली रिच लोग इसको क्या देखते हैं? एज एन इन्वेस्टमेंट। एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एक आपकी कैटेगरी ऑफ गुड है जिसे हम कहते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी का जैसे मैगी, आटा नूडल, पास्ता, ये सारे गुड्स विच आर सोल्ड क्विकली एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड्स, मैगी, फास्ट फूड। ठीक है, तो ये आपका सोप, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सारा एफएमसीजी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिंपली क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, आपका नीड और वांट, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो हमारी 3 की टर्म्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आप प्लीज जो भी आपके सजेशंस हो, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आज। ठीक है, बाकी आपके एंड से जो भी सजेशन है, कोई फीडबैक है, एनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इट्स आई ओपनली वेलकम इट। ठीक है, टिल देन टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, और ऑल द बेस्ट।